नमस्कार दोस्तों, एजुपेड इन्फो चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए और अगर आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, और अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक कर दें। और मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर करें, ताकि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकें, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े इस चीज़ से। तो आइए शुरू करते हैं। समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। इस अध्याय में हम अमेरिकी प्रभुत्व की प्रकृति, विस्तार और सीमाओं को समझने की कोशिश करेंगे। पहले खाड़ी युद्ध से लेकर अमेरिकी अगुवाई में इराक पर हमले तक की घटनाओं का एक सिलसिला है। एक ध्रुवीय विश्व के उभारने की इस कथा की शुरुआत हम किस घटनाक्रम के जिक्र से करेंगे। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ने अपने प्रभुत्व का इस्तेमाल दुनिया के हर क्षेत्र पर किया है, और चाहे वो इराक हो, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका में सद्दाम अलकायदा को मिटाने के लिए वो हमला हो, या फिर अफ़गानिस्तान पर हमला हो, इन सभी, और इसको लेकर इराक पर जो है बहुत लंबे समय तक दो बार जो है कि उसने हमला किया है। उसके साथ ही कुवैत का कब्जा हटाने के लिए इराक का, उस पर भी हमला किया गया और इराक को पीछे भगाया गया। तो दोस्तों, आइए विस्तार से इसमें हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकी वर्चस्व की, कि अमेरिकी वर्चस्व का मतलब क्या है। तो वर्चस्व का यहाँ पे मतलब है अपना प्रभुत्व जमाना किसी के ऊपर, यानी अपनी धौंस दिखाना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से पूरे विश्व जो है कि दो शक्तियों में बट गया था। एक तरफ था अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ। तो सोवियत संघ के अचानक विघटन से हर कोई आश्चर्य रह गया था। दो महाशक्तियों में अब एक का वजूद न रहा, जबकि दूसरा अपनी पूरी ताकत के साथ कायम था। कहने का मतलब ये है कि अमेरिकी वर्चस्व, अगर आपको ज़्यादा समझना है सोवियत संघ के बारे में, तो आप हमारी पिछली वीडियो जो कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 है, उसको ज़रूर देख लें, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आइए बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत 1991 में हुई, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया। वर्चस्व शब्द का अर्थ है सभी क्षेत्रों जैसे सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र शक्ति का केंद्र होना। तो आप सभी सुनते भी होंगे और जानते भी होंगे कि अमेरिका के बराबर आज संसार में कोई भी देश नहीं है। और जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि सैन्य रूप में तो पूरे संसार में कोई नहीं उसके बराबर। आर्थिक रूप से भी वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। राजनीतिक रूप से भी वो जिससे अपनी बात मनवाना चाहे मनवा लेता है, प्यार से, नहीं तो किसी दूसरे तरीके से, और आखिरी रास्ता सैन्य शक्ति तो है उसके पास। और सांस्कृतिक रूप से भी हम इस चैप्टर में देखेंगे कि किस प्रकार से अमेरिका का प्रभाव विश्व के हर क्षेत्र में पड़ रहा है। तो अमेरिकी सैन्य खर्च व सैन्य प्रौद्योगिकी की गुणवत्ता इतनी अधिक अच्छी है कि किसी भी देश के लिए इस मामले में उसकी बराबरी कर पाना फिलहाल तो संभव नहीं नजर आता है। अमेरिका की ढांचागत ताकत, जिसमें समुद्री व्यापारी मार्ग, इंटरनेट आदि शामिल है, इसके अलावा MBA की डिग्री और अमेरिकी मुद्रा डॉलर का प्रभाव इसके आर्थिक वर्चस्व को बढ़ा देता है। सबसे पहले अमेरिकी कॉलेज यानी कि MBA कॉलेज और MBA डिग्री अमेरिका ने ही शुरू की थी। और ये भी आपको बता दूं कि अमेरिका ये नहीं मानता कि बनिया अपनी डिग्री जो है लेके पैदा होता है, ये गुण पहले से होता है, व्यापार करना सिर्फ बनिए को आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि ये कला है और इसको सीखा जा सकता है, इसे पढ़ाई के द्वारा हम निपुण हो सकते हैं, कुशल स्किल, ये जो स्किल होती है ये हम सीख सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने MBA शुरू किया। और आप जानते हैं कि आज पूरे संसार में MBA की बहुत डिमांड है और ये कोर्स बहुत ही पॉपुलर है। तो ब्रिटेन वुड प्रणाली की संस्थाएं जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर भी अमेरिका का वर्चस्व है। नीली जीन्स, मैकडोनल्ड आदि अमेरिका के सांस्कृतिक वर्चस्व हैं, जिसमें विचारधारा, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज और भाषा के धरातल पर अमेरिका का वर्चस्व कायम हो रहा है। दोस्तों, आप सभी देखते हैं कि आज ऐसा कोई देश नहीं है संसार में जहां पर जीन्स ना पहनी जाती हो, और नीली जीन्स सबसे पहले अमेरिका में ही शुरू हुई थी, जिसे हम डेनिम कहते हैं, और भी कई प्रकार की जीन्सें आती हैं। उसके साथ ही आज हम हर छोटे बड़े शहर में देख सकते हैं मैकडोनल्ड के पिज़्ज़ा बिकते हैं, बर्गर बिकते हैं। ये कंपनी अमेरिका की है और इसी ने जो है पूरे संसार में अपने स्टोर खोले हैं। तो आज हम
बर्गर खाते हैं और पिज़्ज़ा खाते हैं तो अमेरिका की देन है। तो इस प्रकार से हमारे खान पान में परिवर्तन आया है। और पहनावे में भी हम लगभग सभी लोग जो है जीन्स का इस्तेमाल कभी ना कभी करते ही हैं, और कुछ लोग रेगुलर भी करते हैं। तो सांस्कृतिक रूप से तो उसने अपने प्रभाव जमाया है, ऐसी कोई बात नहीं है, सभी लोगों ने उस चीज़ को अपनाया। तो सांस्कृतिक रूप से तो अमेरिकी प्रभुत्व दिख ही रहा है। और आर्थिक रूप से जैसे अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है जो पूरे विश्व को ब्याज देता है, विश्व बैंक होता है जो पूरे विश्व को पैसे देता है, उधार लोन देता है, ताकि वो अपने सामाजिक कार्य या जो भी कार्य करना चाहते हो कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इन दोनों ही संस्थाओं में, और जो ब्रिटेन वुड प्रणाली है, इन सभी यानी कि जिसमें लोन लिए जाते हैं अलग अलग देशों के द्वारा विश्व बैंक से, इन सभी में जो है अमेरिका सबसे ज़्यादा पैसे देता है, इसीलिए उसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए इसमें उसके सदस्य बहुत ज़्यादा हैं और उसकी जो वोटिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है, मतलब उसका पक्ष बहुत मजबूत है, इस वजह से वो पूरे संसार को प्रभावित करता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि वर्चस्व से बचने के उपाय क्या हैं, यानी हम अमेरिका के वर्चस्व से कैसे बचें। तो यहाँ पर एक नीति होती है जिसे हम बोलते हैं बैंड बैगन नीति। इसका अर्थ ये होता है कि वर्चस्व जनित अवसरों का लाभ उठाते हुए विकास करना। यानी आप इसे ऐसे समझ लें कि अगर आपका दुश्मन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो तो उससे दुश्मनी ना निकालें, क्योंकि आप हार जाएंगे। तो उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, आप उससे दोस्ती का हाथ बढ़ा लें, दोस्ती का हाथ मिला लें, और उसके साथ आप भी तरक्की करें। जैसे अमेरिका तरक्की कर रहे हैं, उसकी चीज़ों का आप भी फ़ायदा उठाएं और आप भी साथ में तरक्की करें। तो इस प्रकार की नीति को हम बैंड बैगन नीति कहते हैं। अपने को छिपा लेने की नीति, ताकि वर्चस्व वाले देश की नज़र न पड़े। यानी दूसरा जो तरीका होता है कि वर्चस्व से बचने का, वो यह है कि अपने को हम विश्व पटल से किसी भी राजनीतिक प्रक्रिया में हम अमेरिका या उसके सहयोगी देशों के लिए कुछ नहीं करते हैं, जिससे कि अमेरिका की नज़र हम पे नहीं पड़ती, हमारे उस देश पर नहीं पड़ेगी। तो ये दूसरी नीति है वर्चस्व से बचने की। अब राज्यतर संस्थाएं जैसे स्वयंसेवी संगठन, कलाकार और बुद्धिजीवी मिलकर अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार करें। प्रतिकार का मतलब है कि उसकी बुराई करें, उसकी जो जो बुराइयां हैं उन चीज़ों को निकालें, और वो जो अपनी धौंस जमाता है, वो जो है, जो बड़े लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जिनको पूरा संसार मानता है, वो उनका ही कर्तव्य बनता है कि वो जो है अमेरिका की बुराइयों को और उसकी धौंस के विरोध में अपनी लेख लिखें और अपनी बातें बताएं विश्व स्तर पे। छोटे देश अपने को अमेरिका की नज़र से बच सकते हैं, लेकिन बड़े देश इनसे ज़्यादा दूर नहीं रह सकते। उसका कारण यह है कि बड़े देश कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से विश्व स्तर पे सक्रिय रहते हैं। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि अमेरिकी सैन्य अभियानों की, कि किस प्रकार से अलग अलग समय पर अलग अलग राष्ट्रपति के काल में, ठीक है, कौन कौन से सैन्य अभियान हुए हैं। तो यहाँ पर एक ऑपरेशन डिजर्ट है, ठीक है, ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर के कार्यकाल में हुआ था 1991 में, ठीक है। और इसमें क्या था, तो इसमें वही था, कुवैत को आज़ाद करवाना, ठीक है, क्योंकि इराक ने कुवैत पर अवैध कब्जा कर लिया था, क्योंकि कुवैत का काफ़ी ज़्यादा पैसा उधार ले रखा था इराक ने, और जब कुवैत ने उस चीज़ को वापस मांगा तो उसने देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से उसे एक तरीका सूझा कि क्यों ना इस पर कब्जा कर लिया जाए, क्योंकि कुवैत की कोई अपनी बहुत शक्तिशाली सेना तो है नहीं उसके पास, और इसलिए उसने उस पर अधिकार कर लिया। और सारे राजनयिक, यानी कि जितने भी काम थे राजनीतिक स्तर पे मनाना, यारी दोस्ती से मनाना, हर तरीके से जो है कि इराक को मनाया गया। राजनयिक स्तर पे बहुत प्रयास किए गए, लेकिन इराक नहीं माना और उसने कुवैत को नहीं छोड़ा। तो 34 देशों की बहुराष्ट्रीय सेना द्वारा इराक के खिलाफ, जिसने कि पड़ोसी कुवैत पर अनाधिकृत कब्जा किया था, इसे प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है, और इसे कंप्यूटर गेम तथा वीडियो गेम वॉर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने पहली बार अपने सारे के सारे हथियार जो है कंप्यूटराइज, जितने भी उसके पास हथियार थे कंप्यूटराइज, सब टेस्ट कर डाले वहाँ पे, और इराक बहुत ही बुरी तरीके से हारा था इसमें, और कुवैत मुक्त कराया गया था। तो ये तो था ऑपरेशन इराक डिजर्ट स्टॉर्म। ओके, तो अब बात करते हैं सैन्य अभियान का नाम है ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच, और ये राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के कार्यकाल में हुआ था 1998 में, और नैरोबी जो कि केन्या की राजधानी है तथा दार ए सलाम में अमेरिकी दूतावासों पर बमबारी के विरोध में सूडान एवं अफगानिस्तान में अलकायदा के ठिकानों पर क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया था। यानी यहाँ पर जो है कि अलकायदा के बहुत ही
शक्तिशाली ठिकाने थे, अमेरिका ने इनको बिल्कुल तबाह कर डाला। और इसका जो है परिणाम ये रहा कि अलकायदा को मुंह तोड़ जवाब मिला और वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था। इसके बाद अमेरिका का सैन्य अभियान जो है तीसरे दौर में पहुंचा और ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम ये अभियान किया गया। और इस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, और इन्होंने ये हमला करवाया था 2001 में। और ये जो हमला था ये 9/11 की घटना के प्रतिक्रिया के स्वरूप अलकायदा और अफगानिस्तान के तालिबान शासन के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध था। विश्वव्यापी युद्ध का मतलब ये है कि पूरे विश्व में जहाँ भी तालिबान के कनेक्शन थे उन सबको ढूंढ के निकाला गया और एक एक को चुन चुन कर मारा गया। यहाँ तक कि अफगानिस्तान में जो अलकायदा का सरगना यानी जो प्रमुख था, जिसे हम बोलते हैं ओसामा बिन लादेन, वो पाकिस्तान के एटबाबाद में काफ़ी लंबे समय तक छुपा रहा। और अंत में अमेरिका ने पाकिस्तान को बिना बताए उसी के सैनिक अड्डे के पास छुपे ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। तो इसका परिणाम क्या हुआ, ये जो 2001 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने हमला किया था और जो उसे मारा गया था वो तो काफ़ी सालों बाद 10 साल के आसपास मारा गया, बहुत 14-15 आई थिंक 10-12 के 10-11 में, शायद 2010 या 11 में उसको मार गिराया था। और तो ये जो ऑपरेशन हुआ था ये था 2001 में, जब तालिबान शासन को अफगानिस्तान से उखाड़ फेंका था पाक जो भी अमेरिकी सैनिक थे उन्होंने। तालिबान की समाप्ति और अलकायदा का कमज़ोर पड़ना। लेकिन आज भी तालिबान जो है अस्तित्व में तो नहीं है, लेकिन जो आतंकवादी गतिविधियां हैं अलकायदा की वो कहीं कम नहीं नज़र आती हैं। उससे अमेरिका भी परेशान है और उसका पूर्ण रूप से खात्मा नहीं कर पाया वो। अब बात कर लेते हैं अमेरिका के सैन्य अभियान, चौथे अभियान की, जिसमें जो है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम नाम से चलाया गया था जो। और ये किस कार्यकाल में था, तो ये था राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के ही कार्यकाल में, जो 2003 में चलाया गया था। संयुक्त राष्ट्र की अनुमति के बिना ही इराक पर अमेरिका ने आक्रमण कर दिया था और सुरक्षा परिषद द्वारा इसकी आलोचना भी की गई थी। परिणाम ये हुआ था कि सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार किया गया था और उसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा सजाए मौत की सज़ा सुनाई गई थी। तो देखा दोस्तों आपने कि किस प्रकार से अमेरिका ने जो है पूरे विश्व में जो भी उसके खिलाफ, यानी कि जो भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करता था आतंकवाद के रूप में या किसी और रूप में, वो उसका सफाया कर देता है। तो ये तो था अमेरिकी वर्चस्व यानी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन। अब बात कर लेते हैं कि अमेरिकी शक्ति के रास्ते में कौन कौन से अवरोध हैं। अवरोध का मतलब कौन कौन सी रुकावटें हैं। तो हालांकि बाहर से तो कोई रुकावट इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती है, लेकिन उसके अंदर की बनावट उसके लिए बहुत बड़ी रुकावट है। जैसे अमेरिका के संस्थापक बनावट, जिसमें सरकार के तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हुए स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई जो है जनहित याचिका वहाँ दायर करता है और ये कहता है कि बाहर युद्ध करने से उसको हानि हो रही है अमेरिका को, तो वहाँ पर कुछ फैसला ले सकते हैं। कहने का मतलब ये कि अमेरिकी समाज ही ठीक है, अमेरिकी समाज की प्रकृति उन्मुक्त है, जो कि अमेरिका के विदेशी सैन्य अभियानों पर अंकुश रखने में बड़ी भूमिका निभाती है। यानी वहाँ के लोग अगर चाहें तो वो रोक सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन आता है वो है नाटो का, यानी नॉर्थ अटलांटिक नाटो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उत्तर अटलांटिक सैन्य संधि। तो यहाँ पर जो है इन देशों में बजमुर्ग अर्थव्यवस्था चलती है। नाटो में शामिल देश अमेरिका के वर्चस्व पर अंकुश लगा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नाटो में जो सैनिक हैं, आपने चाहे पिछली वीडियो में भी देखा हो कि नाटो क्या है, ये मैंने विस्तार से उसमें बताया है। तो नाटो जो है पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं ठीक है, वो और अमेरिका की सेना एक साथ मिलकर नाटो बनता है। ठीक है, यानी कि जितने भी यूरोप की कंट्रीज़ हैं डेवलप्ड, वो सारी जो है नाटो के सदस्य हैं। तो इस प्रकार से जो है हम अवरोध लगा सकते हैं किस पर, अमेरिका पे। सिर्फ नाटो यहाँ पे ऑप्शन के तौर पे है और खुद उसके अंदर की बनावट है और वहाँ के समाज के रूप में है। अब हम बात कर लेते हैं नई विश्व व्यवस्था की, कि अगस्त 1990 में इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने अपने पड़ोसी देश कुवैत पर कब्जा कर लिया था। इराक को समझाने बुझाने की तमाम राजनयिक कोशिशों के नाकाम साबित हुई तो संयुक्त राष्ट्र ने कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी, जिसमें 34 देशों की मिलीजुली सेना लगभग 6,60,000 सैनिकों की भारी भरकम संख्या ने इराक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया
और उसे परास्त कर दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इराक पर बल प्रयोग की अनुमति को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दी तथा इस युद्ध का नाम प्रथम खाड़ी युद्ध रखा गया। अब बात करते हैं क्लिंटन के दौर का। तो अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन लगातार 2 कार्यकालों तक राष्ट्रपति पद पर रहे। इन्होंने अमेरिका के घरेलू रूप से अधिक मजबूत किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा, जलवायु परिवर्तन तथा विश्व व्यापार जैसे नर मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया है इन्होंने। उसके बाद बहुत ही दुखदायी 9/11 की आतंकी घटना। दोस्तों थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है बाय मिस्टेक यहाँ पे ये 19 छप गया है, ये 9 है, ठीक है। तो 11 सितंबर, अब यहाँ पे 9/11 हम क्यों कहते हैं मैं आपको ये बता दूँ कि 9/11 इसलिए कहते हैं कि अमेरिका में मंथ पहले लिखा जाता है और डेट बाद में लिखी जाती है, दिन बाद में लिखते हैं। तो इसीलिए 11 सितंबर जो है 9वां महीना है और 11 जो है तारीख है, तो वहाँ पे 9/11 लिखते हैं कि 11 सितंबर को 9/11 लिखा जाएगा। तो 11 सितंबर 2001 के दिन 19 अपहरणकर्ताओं द्वारा, जिनका संबंध आतंकवादी गुट अलकायदा से माना जाता है, 4 अमेरिकी व्यावसायिक विमानों पर उन्होंने कब्जा किया और 4 अलग अलग जगहों पर ले जाकर, ठीक है, यानी इनमें से 2 विमानों को न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराया गया, जिसमें लगभग 3000 लोग मारे गए। इसके विरोध में अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध छेड़ दिया, यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे 2 जहाज सफलतापूर्वक टकरा गए थे। अमेरिकी ज़मीन पर यह अब तक का सबसे गंभीर हमला था और अमेरिका 1776 में देश बना और उसने इतना बड़ा हमला कभी नहीं झेला था। ये बहुत ही दुनिया के लिए जो है कि बहुत ही दुखदायी क्षण था और पल था। अब आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध 9/11 के जवाब में अमेरिका ने फौरी तुरंत जो है कदम उठाते हुए भयंकर कार्रवाई की। आतंकवाद के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम चलाया। यह अभियान उन सब पर चला जिन पर 9/11 का शक था। इस अभियान में मुख्य निशाना अलकायदा और अफगानिस्तान को बनाया गया। तालिबान के शासन के पांव जल्दी उखड़ गए, लेकिन अलकायदा के अवशेष अब भी सक्रिय हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम पर आपको मैं डिटेल से बता दूं कि 2003 के 19 मार्च को अमेरिका ने ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के कूट नाम से इराक पर सैन्य हमला किया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमले की अनुमति नहीं दी। कहा गया कि सामूहिक हथियार बनाने से रोकने के लिए हमला किया जा रहा है, मगर ऐसा नहीं था, जिसका कोई सबूत नहीं मिला। यानी कि अमेरिका ने अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए इराक पर हमला किया था। हमले का मकसद इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण करना और इराक में अमेरिका की मनपसंद सरकार कायम करना था। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम को सैन्य और राजनीतिक धरातल पर असफल माना गया, क्योंकि 3000 अमेरिकी सैनिक, बड़ी संख्या में इराकी सैनिकी और लगभग 50,000 निर्दोष नागरिक मारे गए थे। अब बात कर लेते हैं भारत अमेरिका संबंध की। तो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत द्वारा उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाने के कारण महत्वपूर्ण हो गए। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे उदारीकरण और वैश्वीकरण के मीनिंग बता दूं। तो जो उदारीकरण होता है, उदारीकरण का मतलब होता है कि अपने नियमों में ढील देना, इस प्रकार नियम बनाना ताकि कोई भी व्यापारी या फिर कोई भी देश अपना यहाँ पर आके निवेश कर सके और अपना व्यवसाय कर सके, व्यापार कर सके, तो उसमें हम उसे उदारीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण का मतलब ये होता है कि हमने अपनी अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व के लिए खोल दिया कि आप आइए, यहाँ पर रोजगार पैदा कीजिए, मशीनें लगाइए, अपना कार्य कीजिए, यहाँ से अपना व्यापार आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो उसे कहते हैं उदारीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, भारत अब अमेरिका की विदेश नीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके प्रमुख लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं। अमेरिका आज भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अमेरिका के प्रत्येक राष्ट्राध्यक्ष का भारत से संबंध प्रगाढ़ करने हेतु भारत की यात्रा की जाती है उनके द्वारा। यहाँ पे जो है हर बार मतलब जो भी राष्ट्रपति नया बनता है, कम से कम भारत एक बार आगरा जरूर घूमने आता है वो। इसमें चाहे बिल क्लिंटन हो, जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो, चाहे राष्ट्रपति बराक ओबामा हो, चाहे ट्रंप हो। ट्रंप हालांकि अभी तक तो नहीं आए, लेकिन ओबामा जो है आ चुके हैं। अमेरिका में बसे अप्रवासी भारतीयों का खासकर सिलिकॉन वैली में बहुत दबदबा है। यहाँ से आईटी जितने भी आईटी इंजीनियर्स होते हैं सब लगभग 90% भारत के हैं। सामरिक महत्व के भारत अमेरिकी असैन्य परमाणु समझौते का संपन्न होना, यानी कि असैन्य परमाणु समझौता भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग भारत को अमेरिका द्वारा यूरेनियम संवर्धन के लिए, ठीक है,
टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की जाएगी और हो भी चुकी है कई जगह। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।